आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीनेट की काउंसलिंग कैसे होती है। मैं सारी प्रोसेस ए टू जेड आपको बताऊंगी। सारी बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो सब हम डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कब से कब तक करना है, और रजिस्ट्रेशन में कितनी फ़ीस लगेगी, एडमिशन के टाइम पे कितनी फ़ीस लगेगी, फ़ीस कब रिफ़ंड होगी, किस केस में रिफ़ंड नहीं होगी, और एडमिशन के टाइम पे आपको जो 40,000 जमा करने होते हैं वो रिफ़ंड होते हैं कि नहीं होते हैं, उसका क्या सिनेरियो है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स कैसे रखने हैं, और काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो कि ऑफिशियली दी गई है वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। देखो बच्चों, काउंसलिंग के लिए पहली बात तो ये बता दूं कि 3 राउंड में काउंसलिंग होती है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और एक होता है मॉप अप राउंड। ठीक है, 3 राउंड में काउंसलिंग होती है सीनेट बीएससी नर्सिंग की। और ये काउंसलिंग स्टार्ट भी हो चुकी है, 22 जून से ही स्टार्ट हुई है। सर ने इस वीडियो में डिस्कस कर दी है, सारी डेट्स आप जा करके देख सकते हो। डेट्स के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रोसेस तो मैं आपको बता रही हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्रोसेस समझ लो, डेट्स तो आपको पता चल ही जाएंगे। ठीक है, देखो पहली बात तो ये कि काउंसलिंग स्टार्ट है ऑलरेडी। ठीक है, और काउंसलिंग जब आप में पार्टिसिपेट करते हो काउंसलिंग में, तो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। ठीक है, 500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। और ये 500 रुपये आपको सीट मिले या ना मिले आपको रिफंड नहीं मिलेंगे, ये 500 रुपये कट जाएंगे। और इस 500 के साथ साथ आपको 5,000 और जमा करने पड़ते हैं, उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी फीस। ठीक है, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही 500 प्लस 5,000 यानी कि 5,500 आपको जमा करने पड़ते हैं। 500 तो आपके नॉन रिफंडेबल हैं, लेकिन ये जो 5,000 हैं वो अगर आपको सीट नहीं मिली तो आपको वापस कर दिए जाएंगे। सीट मिल गई तो वो आपके एडमिशन में लग जाएंगे, लेकिन सीट नहीं मिली तो आपको वापस कर दिए जाएंगे। जिस अकाउंट से आपने पैसे सबमिट किए होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम, उसी अकाउंट में वापस मिलेंगे। तो बच्चों, ये किसी कैफ़े वालों से आप लोग मत कराना, वरना उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे आपको सीट ना मिलने पे। आप अपने अकाउंट से पैसे कटवाना। ठीक है, कैफ़े वालों के पास मत कटवाना, ये अपने अकाउंट से आप पैसे कटवाना, इसमें अपना अकाउंट लगवाना। ठीक है, अगर कैफ़े पे आप जा भी रहे हो तो वहाँ पे आप बोलना कि हमें अपने अकाउंट से ये पैसे डेबिट कराने हैं। या तो खुद का लगाओ या मम्मी पापा का अकाउंट लगाओ, और किसी का मत लगाना बच्चों, क्योंकि पैसे इसी में वापस आएंगे। ठीक है, और अगर बाई चांस आपके इस अकाउंट की डिटेल सही नहीं हुई जिससे आप पैसे जमा कर रहे हो, तो पैसे वापस आपके उस अकाउंट में आएंगे जहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त भी आपने 3,000 रुपये दिए थे, या कुछ कैटेगरी वालों ने 2,000 रुपये दिए थे, तो उस वाले अकाउंट में आएगा। अगर ये वाला अकाउंट सही, इसकी डिटेल्स नहीं रही, तो उस अकाउंट में आएगा। तो इसलिए ध्यान से उसी अकाउंट से पैसे कटवाओ जो अकाउंट आपके पास हो या आपके मम्मी पापा के पास हो। ठीक है, क्योंकि 5,000 कोई मामूली रकम तो है नहीं। ओके, अच्छा आगे बात करते हैं। राउंड 1 की जो काउंसलिंग होती है, या तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर लो, या तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर लो, या तो आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर लो। लेकिन इसमें किसमें किसको करना है वो भी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। जिसके नंबर बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, या नॉर्मल नंबर है, वो राउंड 1 में पार्टिसिपेट करें और राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करें। और जिसके नंबर बहुत ही कम है, उन्हें लगता है कि शायद ही हमें मिल पाए, वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अच्छा राउंड 1 में पार्ट क्या सभी में फीस लगती है? तो आंसर है नहीं। देखो, 5,500 आप अगर राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो 5,500 आपको देना पड़ेगा। राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो भी 5,500 देना पड़ेगा। राउंड 3 में यानी कि मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो भी 5,500 देना पड़ेगा, लेकिन एक ही बार देना होता है। आप 1, 2 और मॉप अप राउंड सब में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ओवरऑल आपको एक ही बार 5,500 रुपये देना है। एक बार और समझाती हूँ, ध्यान से समझो। देखो, राउंड 1 में आपने पार्टिसिपेट किया तो 5,500 दे दिए। अब वही आपके राउंड 2 में भी यूटिलाइज होंगे, मॉप अप राउंड में भी यूटिलाइज होंगे, लेकिन मॉप अप राउंड में 500 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे। मॉप अप राउंड में सबको 500 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं, भले ही उन्होंने राउंड 1 में राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? राउंड 1 में मत पार्टिसिपेट करो, सीधे राउंड 2 में करोगे तो भी 5,500 रुपये लगेंगे, और फिर मॉप अप राउंड में 500 रुपये और लगेंगे। ठीक है, मैं जैसे जैसे आपको प्रोसेस समझाते जाऊंगी आपको समझ में आता जाएगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। चलो 1 बाई 1 स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं। 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड। फर्स्ट राउंड में मान लो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको 5,500 रुपये भरने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें से 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के हैं, 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस है। अच्छा,
अब राउंड 1 में आपको सीट मिल गई, ठीक है, मान लेते हैं राउंड 1 में आपको सीट मिल गई और आप खुश हो कि अच्छी बात है, हमको अच्छी सीट मिली है, अच्छा कॉलेज मिला है, तो आप वहाँ जाके एडमिशन ले लोगे। ठीक है, एडमिशन कैसे लेना है? एडमिशन जब लेने जाओगे तो एक निश्चित टाइमिंग है जो अनूप सर ने वीडियो में बता रखी है, मैंने बताया ना आपको, उसमें आपको डेट मिल जाएगी कि कब से कब तक किस चीज़ की डेट है, तो उसी बीच आपको प्रेजेंट रहना होगा। फिलहाल हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो राउंड 1 में जब आपको सीट मिली तो आप कॉलेज पे जाओगे। कॉलेज पे जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप उसे फ्रीज़ कर लो, एक्सेप्ट एंड फ्रीज़, मतलब कि वही आपको एक्सेप्ट है, आपको और काउंसलिंग नहीं करवानी, तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज़ करोगे और वहाँ पे आप क्या करोगे, 2,000 रुपये अपनी एडमिशन फ़ीस दोगे और सीट कन्फर्मेशन फ़ीस 40,000 रुपये दोगे। यानी जब आपको एडमिशन कराने जाना है तो आपको 42,000 रुपये अकाउंट में लेकर के जाने हैं। 2,000 रुपये एडमिशन फ़ीस और 40,000 रुपये सीट कन्फर्मेशन फ़ीस लगती है। ठीक है, ये फ़ीस का आगे क्या होने वाला है मैं आपको बताऊंगी, तो अभी ध्यान दो। 2,000 रुपये आपकी एडमिशन फ़ीस लगेगी, 40,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे एडमिशन के टाइम। ठीक है, ये सीट कन्फर्मेशन फ़ीस कहलाती है, 40,000 रुपये। ये आपके सेमेस्टर फ़ीस में कट जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये कोई एक्स्ट्रा फ़ीस है। ये इसलिए दिया जा रहा है ना कि अगर आप सीट बीच में छोड़ दो तो आपकी ये फ़ीस जब्त कर ली जाएगी, ये आपकी एक तरह से बॉन्ड फ़ीस है। आपकी जो ये 5,000 और ये 40,000 जो है ना, वो आपकी जब्त कर ली जाएगी अगर आप कोर्स बीच में छोड़ के जाते हो, इसलिए ये 40,000 जमा कराए जा रहे हैं, अदरवाइज़ कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा, और ये 40,000 आपके डूबेंगे नहीं, आप ऐसा मत सोचो कि आपके कोर्स के अलावा आपको 40,000 देने पड़े, नहीं, ये कोर्स की फीस में ही कट जाएगा आगे चल के। ठीक है, फिलहाल समझो, राउंड 1 में आपको सीट मिला तो सीट आपने एक्सेप्ट कर लिया, फ्रीज कर लिया और कॉलेज पे आप गए, वहाँ पे आपने 42,000 रुपये जमा करके चले आए। उसके बाद से 1 अगस्त से आपकी क्लासेस चालू होंगी, आप जाके आराम से अपनी क्लासेस चलाओगे और आप पढ़ोगे लिखोगे। ठीक है, दूसरी बात, आप ये ऑप्शन नहीं चूज़ करना चाहते, आपको जो कॉलेज मिला है आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप चाह रहे हो कि इससे अच्छा कॉलेज मिल जाए। आपने एक प्रेफ़रेंस लिस्ट भरनी होती है रजिस्ट्रेशन के टाइम। जैसे मान लो आपने भरा है बीआरडी मेडिकल, पहले भरा है केजीएमयू, फिर भरा है एसजीपीजीआई, ठीक है, फिर उसके बाद भरा है आपने बीआरडी मेडिकल कॉलेज और उसके बाद आपने भरा है एलएलआरएम। ठीक है, तो मान लेते हैं आपको एलएलआरएम मिल गया और आप चाहते हो नहीं नहीं हमें तो चाहिए था बीआरडी। ठीक है, तो सोच रहे हो फर्स्ट राउंड वाला ले कि ना ले, तो ऐसे केस में आपके पास एक और ऑप्शन होता है अपग्रेड। अपग्रेड कहने का ये मतलब होता है कि आपको अपग्रेड करने में क्या होता है कि आपको 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस और 40,000 रुपये आपको जमा करने होते हैं सीट कन्फर्मेशन फीस। तो उस केस में क्या होगा कि आपको राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, कि मान लो अगर ये कॉलेज नहीं पसंद आ रहा है, राउंड 2 में जो कॉलेज पसंद आए वो आप ले सकते हो। तो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने पे होगा क्या, या तो आपको जो कॉलेज मिला है वही रह जाएगा, या फिर उसके ऊपर वाला जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट भरी है उसमें जो मिला है उसके ऊपर वाला कॉलेज आपको मिलेगा। जैसे मान लो एलएलआरएम मिला था तो उसके ऊपर बीआरडी था या उसके ऊपर आपका केजीएमयू था, उसमें से कोई मिल जाएगा। उसमें से कोई नहीं मिला तो ये वाला तो रहेगा ही, ये कहीं जाएगा नहीं। ये जो आपको अभी मिला है वो कॉलेज रहेगा ही, ये कहीं नहीं जाएगा। इसी को कहते हैं अपग्रेड का ऑप्शन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप लोग अपग्रेड ज़रूर करो। अपग्रेड से क्या होता है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कॉलेज अच्छा मिलने के। और आप प्रेफरेंस लिस्ट भी बहुत ध्यान से भरा करो, ऊपर ऊपर अच्छे कॉलेज भरा करो, नीचे नीचे थोड़े से कम अच्छे कॉलेज भरा करो। तो अगर आपको नीचे के कॉलेज मिलेंगे तो आप अपग्रेड करके ऊपर जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस रहती है। तीसरा ऑप्शन एक और रहता है डिक्लाइन। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो ये कॉलेज किसी कीमत पे नहीं लूँगा, तो आप डिक्लाइन कर सकते हो। डिक्लाइन करने पे आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे और आपको सेकेंड राउंड में फिर भी पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। ठीक है, और आपके वो जो 5,500 है वो एज इट इज़ सेकेंड राउंड में चले आएंगे। ठीक है, तो 3 ऑप्शन होते हैं फर्स्ट राउंड के रिजल्ट पे, या तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लो, दूसरा ऑप्शन होता है अपग्रेड जिसे फ्लोट का ऑप्शन भी कहते हैं, 2 नाम से जाना जाता है इस ऑप्शन को। इसमें क्या होता है, जो सीट आपकी है वो बनी रहेगी और आप चाहते हो, ट्राई करते हैं कोई दूसरी अच्छी सीट मिल जाए, और अगर वो मिल जाए तो अच्छी बात है, यहाँ के जो पैसे आपने जमा किए हैं वो वहाँ चले जाएंगे। और अगर उसमें नहीं मिलता है तो ये वाली सीट तो बनी रहेगी। तो आप चांस नहीं लेना चाहते, आपको कोई ना कोई सीट तो मिल ही जाएगी। तीसरा ऑप्शन क्या है, डिक्लाइन। डिक्लाइन कहने का मतलब कि आप चाहते ही नहीं हो कि वो सीट आपको मिले, आपको अच्छा ही नहीं लगा, आप चाहते हो कि नहीं मैं वहाँ पैसे वैसे नहीं जमा करूंगा, मैं सिंपली डिक्लाइन करके सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा। मैं सजेस्ट करूंगी ये ऑप्शन मत चूज करो आप, क्योंकि हो सकता है सेकेंड राउंड में आपको ना मिले। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, पर फिर भी आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, यूनिवर्सिटी आपको ये ऑप्शन देती है। चौथा ऑप्शन ये होता है कि आपको सीट मिला ही नहीं। ठीक है, तो जो अपग्रेड कर रहे हैं, जो डिक्लाइन कर रहे हैं और जिनको सीट नहीं मिली, ये तीनों बच्चे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना किसी फीस के, एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा, सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो।
और मान लेते हैं किसी बच्चे ने अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया था, राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, वो भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन उस बच्चे को, जो नया बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे 5,500 देने पड़ेंगे, और जो बच्चा पहले से ही आ रहा है उसे 5,500 नहीं देने हैं, उसे कुछ भी 1 रुपया भी नहीं देना है, 5,500 उसी को देने हैं जो नया बच्चा आएगा। समझ में आ गई बात? मैं डिटेल में समझा रही हूँ आपको। इसके बाद वापस से क्या होगा, वापस से आपकी चॉइस फिलिंग होगी, वापस से आप चॉइस फिलिंग करोगे, सारी काम करोगे। उसके बाद क्या होगा कि आपको फिर से सेम रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। रिजल्ट आएगा, उसके बाद सीट अलॉट होंगी आपको। तो उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनमें मतलब फर्स्ट राउंड में जिनका अपग्रेड उन्होंने किया था, या तो उन्हें नई सीट मिल गई या फिर वही कॉलेज रह गया, तो उस कॉलेज में उन्हें जाके एडमिशन लेना होगा, वो मॉप अप राउंड में नहीं जा सकते, ठीक है। मॉप अप राउंड में तभी जा सकते हैं जब वो डिक्लाइन कर दे कि हमें चाहिए ही नहीं, डिक्लाइन कर दे, तो वो मॉप अप राउंड में जा सकते हैं। लेकिन मॉप अप राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होता कि अपनी सीट बनी रहे फिर भी नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करो, ऐसा नहीं कर सकते। मॉप अप राउंड रिस्क वाला राउंड है, आपको सीट मिल रही है तो मैं सजेस्ट करूंगी चुपचाप ले लेना, मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट मत करना। सीट नहीं मिल रही है तो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा। अच्छा, कुछ बच्चों को जो सीट मिल गई वो अपना पार्टिसिपेट कर लेंगे, ठीक है, वो फ्रीज कर लेंगे, वापस से वो 40,000 और 2,000 रुपए जो फीस मैंने पिछले वाले में बताई थी, वैसे वो उनको जमा करना होगा कॉलेज पे जाके। और टाइम से जाना बच्चों, वरना आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर के जाना। अगर आपने कुछ भी फर्जीवाड़ा किया है, जैसे कि आपने आधार कार्ड गलत ले गए, आप अपनी मार्कशीट गलत ले गए, आप अपना डोमिसाइल नहीं ले गए, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या, अगर आपको चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करना, मैं अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगी या अनूप सर बना देंगे, ठीक है। आज ही आपको मिल जाएगा वीडियो, हमारी पूरी कोशिश है, आप बस एक बार कमेंट कर देना, ठीक। अच्छा, पहला बात तो ये कि एक्सेप्ट कर लो और अपना कॉलेज ले लो। दूसरी बात ये कि आपको मिल गया है फिर भी आप डिक्लाइन कर दो कि हमें तो चाहिए ही नहीं है, हमें अपने पसंद का नहीं मिलेगा तो हम लेंगे ही नहीं कॉलेज। ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, लेकिन चाहो तो कर सकते हो, यूनिवर्सिटी आपको ये ऑप्शन देती है। तो इस केस में आपके 5,000 रुपए फिर भी वापस किए जाते हैं अगर आप डिक्लाइन करते हो। लेकिन आप डिक्लाइन भी नहीं कर रहे हो, कॉलेज पे भी नहीं जा रहे हो, तो आपके 5,000 रुपए काट लिए जाएंगे, आपको वापस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये कि आपको सीट मिली ही नहीं, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हो, मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फीस लगती है बच्चों। देखो, फर्स्ट राउंड से जो बच्चा आया था सेकंड राउंड में उसकी कोई फीस नहीं लगी थी, लेकिन मॉप अप राउंड में चाहे कोई नया बच्चा आए चाहे पहले वाला ही बच्चा आए, उन दोनों लोगों को 500 रुपए अगेन देने पड़ेंगे। भले आपने 5,500 पहले दे रखे हैं, लेकिन 500 रुपए फिर से देने पड़ेंगे, और ये 500 रुपए कट जाएंगे। 5,000 आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है, वो कहीं नहीं जाती है, लेकिन जो 500 आप दे रहे हो ना, वो आपके कट जाते हैं, ठीक है। तो मॉप अप राउंड में हर बच्चे को 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उसमें वापस से चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने फर्स्ट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो मॉप अप राउंड में नहीं कर सकता, वो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा लिखा हुआ है नोटिस में कि वो सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो राउंड 1 में और राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए, उन्हें सीट ना मिली हो, या फिर वो डायरेक्ट यही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर वो राउंड 1 और राउंड 2 के जो सीट्स हैं उसको डिक्लाइन करके आए हुए हैं, वो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसमें जो सीट मिलेगी वो फाइनल है बच्चों, इसके बाद और कोई राउंड नहीं होगा। तो इसमें सीट मिली तो या तो आप एक्सेप्ट करो या तो आप डिक्लाइन कर दो, आपको फिर कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। और सीट मिली है तो अगेन आपको 40,000 रुपए देने होंगे और 2,000 रुपए एडमिशन फीस देनी होगी। ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। और जो ये 40,000 रुपए आप दे रहे हो, ये आपके सेमेस्टर फीस में कट जाएगा। मान लेते हैं कॉलेज की फीस 12,000 रुपए 1 साल की है, तो 4 साल का कोर्स होता है, तो 12 12 12 12 करके आपका कट जाएगा, और लास्ट में जितने पैसे बचेंगे वो आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। और जब आप कॉलेज से वापस आओगे तो आपके जो 5,000 रुपए सिक्योरिटी लगेंगे ना, वो भी या तो आपको रिफंड हो जाएंगे या तो आपके एडमिशन में ही कट जाएंगे। आपका वो पैसा कहीं जाएगा नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है कि वो फालतू पैसा लग रहा है, वो पैसा आपका वहीं कट जाएगा, आपको अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना नेट हिसाब आएगा वो बाकी जो पैसे रहेंगे वो आपको देने की जरूरत पड़ेगी। और जिसको सीट नहीं मिली, जिसको सीट मिली ही नहीं, कोई भी राउंड में उसको सीट नहीं मिली, उसके भी 5,000 रुपए वापस हो जाएंगे। जो 5,000 रुपए उसने सिक्योरिटी के तौर पे दिए हैं, उसके वो 5,000 रुपए 2-3 महीने के अंदर अंदर वापस हो जाते हैं उसी अकाउंट में जिस अकाउंट से उसने पैसे पेमेंट किए होते हैं। क्लियर है ये सारी बातें? आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि काउंसलिंग कैसे होती है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, डॉक्यूमेंट्स आप बहुत ध्यान से ले जाना, डॉक्यूमेंट के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों कि मॉप अप राउंड ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी ने अभी क्लियर नहीं किया है। अगर सीट बहुत ही कम होंगी तो ऑफलाइन होगा मॉप अप राउंड, अगर सीट ज्यादा बचेंगी तो ऑनलाइन होगा मॉप अप राउंड,
ठीक है। तो ये अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्म नहीं है, बाकी सारी काउंसलिंग ऑनलाइन होंगी। जब आपको सीट मिल जाएगा तभी आपको कॉलेज पे जाना है, वरना आपको भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मॉप अप राउंड है वो आपका ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। ये तब पता चलेगा जब आपके सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा और मॉप अप राउंड की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर है। तो कोई लापरवाही मत करना बच्चों, क्योंकि काउंसलिंग में लापरवाही करते हो तो भले ही आपकी रैंक 1 ही क्यों ना हो, आपको सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, आपका रैंक देख के आपको सीट नहीं दी जाती, आपको ये देख के सीट दी जाती है कि आप काउंसलिंग करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो। क्लियर है? थोड़ी सी हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और टोटल 45% आपके मार्क्स आए हुए हैं तो आप एलिजिबल हो। और 12th में इंग्लिश होना जरूरी है, मतलब एक सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको इंग्लिश फटाफट बोलने आनी चाहिए, नहीं, आपका बस 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब होता है ना, वैसे आपका एक इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 12th में आपका इंग्लिश है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 12th में इंग्लिश होना चाहिए और पीसीबी होना चाहिए, और प्लस आपके 12th में कम से कम 45% होने चाहिए हर एक कैटेगरी के लिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि हो सकता है 12th कुछ बच्चे एक ही बार में पास नहीं कर पाते, वो कंपार्टमेंट एग्जाम देते हैं फिर जाके पास आउट करते हैं, या NIOS का एग्जाम देते हैं फिर जाके पास आउट करते हैं। तो वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे आपने कंपार्टमेंट दिया हो, 1-2 साल बाद पास किया हो, NIOS दे के पास किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप पास होने चाहिए, 45% आपके होने चाहिए। ठीक है, वो सारे बच्चे लोग एलिजिबल हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इसमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, ये आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हो। वहाँ आपको मेडिकल जांच अपनी करानी होगी और उसका सर्टिफिकेट लगता है। या आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे या अपने आसपास किसी हॉस्पिटल पे पता करोगे तो आपको पता चल जाएगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। काउंसलिंग के टाइम ये आपको लगेगा ही लगेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना आपको एडमिट नहीं किया जाएगा। और अगर कोई बच्चा कलर ब्लाइंड है तो वो भी एक्सेप्टेड है, ऐसी बात नहीं है कि कलर ब्लाइंड वाले बच्चे एक्सेप्टेड नहीं है। कलर ब्लाइंड बच्चा भी आपका एक्सेप्टेड है, बस उसके पास करेक्टिव लेंस होना चाहिए, ऐसा लेंस होना चाहिए जिससे वो अपनी कलर ब्लाइंडनेस ठीक कर पा रहा है। ऐसे लेंस मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात, अगर कोई बच्चा मैरिड है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैरिड बच्चे भी एलिजिबल हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल है BSc नर्सिंग के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज से भी, प्राइवेट कॉलेज से भी। और आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए, कम से कम 17 साल होनी चाहिए। 17 से अगर कम हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। और 17 साल कब तक, अगर इसी साल के 31 दिसंबर तक भी आप 17 साल पूरे हो जा रहे हो तो आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि अभी 17 साल आपका पूरा होना जरूरी है, किसी बच्चे का हो सकता है अक्टूबर में पूरा हो, नवंबर में पूरा हो, दिसंबर में पूरा हो, तो वो सारे बच्चे एलिजिबल है। बस पूरा हो जाना चाहिए 17 साल इसी साल, अगले साल अगर आपका पूरा हो रहा है जनवरी में या फरवरी में तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक और बात, आपने जो सीनेट का एग्जाम दिया है उसमें आपके, अगर आप जनरल और EWS हो तो कम से कम 50 परसेंटाइल होने चाहिए। अगर आप जनरल EWS के साथ साथ हैंडीकैप भी हो तो उसमें आपके 45 परसेंटाइल कम से कम होने चाहिए। और SC ST या OBC हो और इनमें से PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके कम से कम 40 परसेंटाइल होने चाहिए। इतना अगर नहीं है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। ये आप अपने रिजल्ट से भी चेक कर सकते हो। आपका जब रिजल्ट आ ही गया है, कल अनूप सर ने इन्फॉर्म किया ही था आपको, तो रिजल्ट आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद नीचे आपका लिखा होगा कि एलिजिबल फॉर काउंसलिंग या फिर लिखा होगा नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। जो लोग एलिजिबल है वही लोग पार्टिसिपेट करो बच्चों, जिनका नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है वो भले ही पार्टिसिपेट कर ले, उनके खाली पैसे कटेंगे, उनका एडमिशन नहीं होगा। उनके पैसे चले जाएंगे, पूरी काउंसलिंग करवा लो और सीट मिलने का तो कोई चांस है ही नहीं, और पैसे भी चले जाएंगे उनके। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रहे। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। और काउंसलिंग की डेट्स के लिए ये वाली अनूप सर की वीडियो जरूर देख लेना, लिंक मैं लास्ट में दूंगी। और डॉक्यूमेंट्स के लिए आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगी या अनूप सर वीडियो बना देंगे। ओके, बाय, टेक केयर।